हाँ जी। सो स्टूडेंट्स, अपने लोग बातचीत स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। सर व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट, इसका वेटेज क्या है? दोस्तों अपने बात करने लग रहे हैं चैप्टर 2 यूनिट 2 के बारे में। शुरू में टॉपिक का नाम है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इसके पहले हम लोगों ने डिमांड की पढ़ाई की थी, डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड फोरकास्टिंग, ये सारे टॉपिक, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज हम लोग लास्ट क्लास में किए थे। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, दैट इज यूनिट 2 ऑफ चैप्टर 2। इसमें भी आपको कंज्यूमर के व्यू पॉइंट से सोचना है। डिमांड जब मैंने शुरू किया था, आप लोगों को याद होगा, मैंने एक ही चीज आपको सिखाया था कि डिमांड पढ़ते समय याद रखिए आप कहां से सोचें। आप कंज्यूमर के एंड से सोचें। कहां से सोचें? कंज्यूमर के एंड से सोचें। जी हाँ, डिमांड स्टार्ट करते समय मैंने आपको समझाया था कि आप कंज्यूमर एंड से सोचें। सही है सर? यस सर, हम लोगों को यह बात याद है कि कंज्यूमर एंड से आपने सोचने को कहा था। अभी मैं बातचीत को आगे बढ़ाता हूं, देखता हूं आगे क्या चक्कर चल रहा है। सुनिए, देखिए, वेटेज वाइज ये टॉपिक आपका एनीवेयर अराउंड 5 से 6 मार्क्स आना चाहिए, और आई शुड से अराउंड 5 मार्क्स आना चाहिए। स्टैंडर्ड डिविएशन 2 का लेके चलिए, मतलब 3 नंबर का भी आ सकता है, 7 नंबर का भी आ सकता है। मेरे हिसाब से 3 से 5 नंबर का ये आना चाहिए। बिफोर वी स्टार्ट, हम लोग इस चैप्टर का मेन एजेंडा पकड़ते हैं। नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम या कंज्यूमर बिहेवियर। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है सर? राइट? इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है सर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म इक्विलिब्रियम? डियर स्टूडेंट्स, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन फॉर द कंज्यूमर। फुल स्टॉप, खत्म। इक्विलिब्रियम एक ऐसी पॉइंट को रेफर कर रहा होता है जहां पे कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पर है। ऐसी पॉइंट से कंज्यूमर मूव करना नहीं चाह रहा है। कितना भी आप उसको जिद कर लो, वो मूव करना नहीं चाहेगा। क्यों मूव करना चाहेगा? क्यों नहीं मूव करना चाहेगा? इसलिए बिकॉज वो वहां पर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अचीव कर चुका है। ठीक है सर, ये बात हमें समझ में आ गई है। अभी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे आते कैसे हैं? इसके दो अप्रोचेस हैं। ठीक है, इसके दो अप्रोचेस हैं। मैं दोनों अप्रोचेस बताता हूं आपको। एक है कार्डिनल अप्रोच और एक होता है ऑर्डिनल अप्रोच। इन दोनों अप्रोचेस को समझाने के पहले, कार्डिनल और ऑर्डिनल अप्रोचेस को समझाने से पहले मुझको एक टर्म आपको समझाना है। ठीक है? कार्डिनल का मीनिंग, ऑर्डिनल का मीनिंग, और उससे पहले यूटिलिटी का मीनिंग। स्टूडेंट्स, यूटिलिटी से रिलेटेड है ये पूरा चैप्टर, इसलिए कार्डिनल ऑर्डिनल समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, और यूटिलिटी उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूटिलिटी का मतलब होता है वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। खत्म। यूटिलिटी का क्या मतलब है सर? यूटिलिटी का मतलब होता है वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। किसी कमोडिटी में यूटिलिटी है कि नहीं, आपको यह बताना है। किसी कमोडिटी में यूटिलिटी है कि नहीं है, आपको यह बताना है। स्टूडेंट्स, ये बताने के लिए आप खाली एक सवाल पूछिए, एक प्रश्न कीजिए कि उस पर्टिकुलर कमोडिटी की वजह से, उस पर्टिकुलर चीज की वजह से कंज्यूमर का वांट सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आपका जवाब है हाँ, कंज्यूमर का वांट सेटिस्फाई हो रहा है, किसी कमोडिटी को कंज्यूम करने की वजह से अगर आपको लगता है कि हाँ, कमोडिटी का वांट सेटिस्फाई हो रहा है, तो उसको यूटिलिटी में, एक बेंच पीछे आ जाइए, उसको ना, लाइट है ना एक्चुअली, तो आप डिस्टर्ब हो जाओगे, तो अपने बोल सकते हैं कि उस कमोडिटी में यूटिलिटी है। कब? अगर किसी कमोडिटी की वजह से आपका वांट सेटिस्फाई हो रहा है। अगर वांट सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, आप बोलोगे यूटिलिटी नहीं है। व्हाट इज यूटिलिटी? वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। अच्छा, अब इकोनॉमिक्स के वर्ल्ड में यूटिलिटी से रिलेटेड दो आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं, जो मैंने आपको बताया। कुछ इकोनॉमिस्ट लोग हैं, जिन लोग, जैसे अल्फ्रेड मार्शल, जिन लोग यूटिलिटी को कार्डिनल मानते हैं, मतलब जिनका कहना है कि यूटिलिटी को हम नंबर्स के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। कुछ इकोनॉमिस्ट्स है जो कहते हैं कि नहीं सर, यूटिलिटी को मेजर किया नहीं जा सकता नंबर के टर्म्स में, जैसे हिक्स एंड एलन। तो कार्डिनल का बिलीवर कौन हुआ? अल्फ्रेड मार्शल। ऑर्डिनल का बिलीवर कौन हुआ? हिक्स एंड एलन। अच्छा, अभी कार्डिनल अप्रोच बोलता क्या है सर एग्जैक्टली, ये बताएं आप हमें। ठीक बात है, ठीक प्रश्न है आपका। डियर स्टूडेंट्स, कार्डिनल अप्रोच हमें यह कहता है कि किसी भी कमोडिटी में यूटिलिटी तब होगा, कार्डिनल अप्रोच हमें यह कहता है कि किसी भी कमोडिटी में यूटिलिटी तब होगा,
ऑफ कोर्स जब वांट सेटिस्फाई हो, पर ये जो वांट कितना सेटिस्फाई हुआ है वो मेजरेबल हो, तब यूटिलिटी कार्डिनल होता है। कि आपका वांट कितना सेटिस्फाई हुआ वो मेजर कर ले तो अब आप लोगों को बड़ा अजीब लग रहा होगा कि ये कैसी बात करते हैं सर आप, कि वांट कितना सेटिस्फाई हुआ ये कोई नंबर्स में कैसे मेजर कर सकता है। अभी जवाब दे देता हूं आपको इसका। एल्फ्रेड मार्शल का कहना था कि एक कमोडिटी को पाने के लिए, एक कमोडिटी को हासिल करने के लिए आप कितने पैसे देने को तैयार हो। एक कमोडिटी को पाने के लिए आप कितने पैसे देने को तैयार हो। जितने पैसे आप एक कमोडिटी को पाने के लिए देने को तैयार हो, जितने पैसे आप एक कमोडिटी को पाने के लिए देने को तैयार हो, वो आपका उस कमोडिटी का कार्डिनल वैल्यू है या यूटिलिटी का वैल्यू है। उदाहरण देता हूं, मैं क्रिकेट खेल के आया है ना, अभी मेरा घर थोड़ा दूर है जिस टर्फ से मैं खेल कर आया, तो अब ऐसा है कि मुझको पानी चाहिए। अभी ऐसा है कि पानी तो मेरे पास है नहीं, तो बगल वाले शॉप में मैंने देखा, अभी शॉप वाला मेरे से चार्ज करता है 20 रुपीज फॉर अ वाटर बॉटल। वो शॉप वाला मुझसे चार्ज कर रहा है 20 रुपीज फॉर अ वाटर बॉटल, ठीक है ना। मैं बोल रहा हूं भाई तुम 20 क्या 50 भी, मैं मन में सोच रहा हूं कि भाई तुम 20 क्या 50 भी लेता तो मैं दे देता, मेरे को प्यास इतना जोर लगा हुआ था, मुझको प्यास इतना जोर लगा हुआ था। तो यूटिलिटी का कार्डिनल वैल्यू हो गया, मैं रेडी था 50 रुपए देने को, तो ये हो गया मेरा कार्डिनल यूटिलिटी का वैल्यू। तो ये है एक स्कूल ऑफ थॉट जो बोलता है यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स। वहीं पर दूसरी तरफ है जो कहता है कि यूटिलिटी ऑर्डिनल है, हिक्स एंड एलन। अब ये ऑर्डिनल होने का मतलब है कि अगर मैं आपको सामने में रख दिया बर्गर, पिज्जा, पास्ता, एक एग्जांपल ले रहा हूं, मैंने आपके सामने बर्गर, पिज्जा, पास्ता रख दिया, आपको तीनों ही पसंद है। ऑर्डिनल अप्रोच बोलता है कि ये तीनों ही कंज्यूमर के वांट्स को सेटिस्फाई करेंगे, वेरी गुड, बट ये कितना कंज्यूमर को पसंद है इसका आप न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दे सकते। कार्डिनल में आप यूटिलिटी को न्यूमेरिकल वैल्यू दे सकते हो, ऑर्डिनल में आप यूटिलिटी को न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दे सकते। क्या कर सकते हो, ऑर्डिनल नाम में ही है ऑर्डर, आप रैंक दे सकते हो। उदाहरण के तौर पर आप कह सकते हो कि जो कंज्यूमर है या स्टूडेंट है वो सबसे पहले पिज्जा खाएगा, एग्जाम्पल, उसके बाद पास्ता और लास्ट में बर्गर। ये हुआ ऑर्डिनल यूटिलिटी, जहां चीजों को, कमोडिटीज को रैंक किया जा सकता है, बट उनको एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे दो कि वो आपको कितना पसंद है, ये मुमकिन नहीं है। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो अब जो डिस्कशन है वो आगे बहुत आसान होने वाला है आपके लिए। 3 बातें बोला हूं, फटाफट बोलता हूं। आज की क्लास में सबसे पहले मैंने यूटिलिटी का मतलब बताया। यूटिलिटी का अर्थ होता है वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। अगर एक कमोडिटी किसी कंज्यूमर का वांट सेटिस्फाई कर रहा है उसमें यूटिलिटी है ना। कुछ स्टूडेंट्स इस क्लास को लाइव देख रहे हैं, लाइव अटेंड कर रहे हैं ऑफलाइन, कुछ ऑनलाइन, कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर देखेंगे। क्योंकि ये क्लास उनका वांट सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इस क्लास में यूटिलिटी है। पर अब सोच के देखो, जिस स्टूडेंट का लेट्स से एग्जाम है साइंस का, उसके लिए ये वाला लेक्चर कैसे इंपॉर्टेंट है, उसके लिए इसका यूटिलिटी जीरो है। यही मैं आपको समझा रहा था। खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक, अब ना हम लोग अभी कुछ देर कार्डिनल अप्रोच का बात करेंगे। ऑर्डिनल से सवाल मत कीजिएगा क्योंकि तुक नहीं बनता है। अभी कार्डिनल अप्रोच का बात करेंगे। और ये जो मैं इक्विलिब्रियम भी बोला ना कि हम लोग इस चैप्टर में इक्विलिब्रियम निकालना सीखेंगे, ये दोनों दुनिया के अंदर चलेंगे। आज का लेक्चर भी उसी तरह होने वाला है, जहां हम लोग पहले कॉन्सेप्ट को पकड़ लेंगे एंड फिर उससे जुड़े हुए कुछ एमसीक्यूज कवर कर लेंगे, ठीक है ना। ओके, सो ऐसा है कि इक्विलिब्रियम में अराइव करने का एक अप्रोच है कार्डिनल अप्रोच और एक है ऑर्डिनल। हम लोग अभी फिलहाल केवल 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 अपना अटेंशन को कार्डिनल की तरफ लेकर आएंगे। आइए कार्डिनल अप्रोच को समझते हैं। देखिए, आइए कार्डिनल अप्रोच को समझते हैं। कार्डिनल अप्रोच में दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आपको पहला शब्द दिख रहा होगा, टोटल यूटिलिटी। मतलब एक कमोडिटी को कंज्यूम करने की वजह से आपका वांट्स टोटल में कितना सेटिस्फाई हुआ उसको टोटल यूटिलिटी बोलते हैं। और किसी भी लेवल पर टोटल यूटिलिटी निकालना है तो आप उस लेवल का मार्जिनल यूटिलिटी, उस लेवल तक का मार्जिनल यूटिलिटी को ऐड कर दीजिए। सर कुछ समझे नहीं हम लोग। उदाहरण के तौर पे आपको 5 यूनिट कंज्यूम करने की टोटल यूटिलिटी निकालनी है। उदाहरण के लिए समझ लीजिए कि आपको 5 यूनिट्स कंज्यूम करने का टोटल यूटिलिटी निकालना है। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको 5 यूनिट्स कंज्यूम करने की टोटल यूटिलिटी निकालनी है तो 5 यूनिट तक की मार्जिनल यूटिलिटीज को आप ऐड कर दीजिए। MU1, MU2, MU3, MU4, MU5, ऐसे करके MU5 तक। बट अब आपका एक सवाल आएगा कि सर टोटल यूटिलिटी का मतलब टोटल सेटिस्फैक्शन होता है, मार्जिनल यूटिलिटी का क्या मतलब होता है। इकोनॉमिक्स में ये बात समझ लीजिए, रट लीजिए, जो करना है कीजिए।
मार्जिनल का अर्थ होता है एडिशनल, मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल, मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल, मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल। तो मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब है डियर 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 स्टूडेंट्स, एडिशनल सेटिस्फैक्शन जो आपने पाया एक कमोडिटी को कंज्यूम करके। उदाहरण के तौर पर ये देखो, आपको मैं दिखाता हूं, ये देखो, आप एक चॉकलेट बार खा रहे हो, टोटल सेटिस्फैक्शन 30 यूटाइल्स का मिल रहा है। दो खाते हो, आपको टोटल सेटिस्फैक्शन 50 यूटाइल्स का मिलता है। मुझको एक बात बताइए, जब आप एक से दो की तरफ गए, यानी कि जब आपने कंजम्पशन एक एडिशनल यूनिट से बढ़ाया, तब यूटिलिटी में कितने का बदलाव आया? 20 का बदलाव आया, 20 का बदलाव आया। जी हाँ, उसे ही मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी रेफर्स टू द चेंज इन टोटल यूटिलिटी व्हेन वन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी इज कंज्यूम्ड। कम ऑन, एक बार फिर से, मार्जिनल यूटिलिटी रेफर्स टू द चेंज इन टोटल यूटिलिटी व्हेन वन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी इज कंज्यूम्ड। जब आप कमोडिटी का एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करोगे, तो जो टोटल सेटिस्फैक्शन में दोस्तों बदलाव दिखने लग जाता है, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी, है ना। चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू वन एडिशनल यूनिट कंज्यूम्ड। सर बात तो हमें पक्का है, 100% क्लियर है, कोई डाउट ही नहीं है इसके अंदर। फैंटास्टिक। अच्छा सर, ये मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकालते हैं? ये देखो, जवाब इसका यहां पर है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एन आइटम इज टी यू ऑफ एन माइनस टी यू ऑफ एन माइनस वन आइटम्स। इसका मतलब क्या है सर? सर इसका मतलब है, अगर मान लीजिए आपको थर्ड यूनिट का मार्जिनल यूटिलिटी निकालना है, तो अगर दोस्तों आपको थर्ड यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी निकालनी है, आपने करना क्या है? टोटल यूटिलिटी ऑफ थ्री यूनिट्स माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ टू यूनिट्स करना है। मतलब जिसका निकालना है वहां तक का टोटल माइनस उसके पहले वाले का टोटल, ये आपको मार्जिनल दे देगा। सर क्या आज आप सम्स कराओगे न्यूमेरिकल्स? डेफिनेटली यस। सर सही है, अच्छा बात है फिर तो। ओके, अब दोस्तों ये याद रखिएगा, कार्डिनल अप्रोच और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के प्रोपागेटर कौन है? एल्फ्रेड मार्शल। तो आप लोग लिख सकते हो अपनी कॉपीज में, नोट्स में, लॉ ऑफ डीएमयू डैश दे के एल्फ्रेड मार्शल, लॉ ऑफ डीएमयू डैश दे के एल्फ्रेड मार्शल, और ये यूटिलिटी के दोनों फॉर्मूलाज फटाफट नोट कर लीजिएगा आप लोग। 2 मिनट वेट कर रहा हूं। हाँ जी सर, इतना जब आप लोगों को समझ आ गया है, मैं अब आगे बताता हूं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है। हालांकि मैंने ये लास्ट क्लास में भी कॉन्सेप्ट बताते हुए बता दिया था। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यही बात कह रहा है कि जब आपके पास कोई कमोडिटी नहीं होगा ना, तो उसका वांट, उसका सेटिस्फेक्शन लेवल आपके लिए बहुत हाई होगा। आप उसका फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करोगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा, सेकेंड यूनिट अच्छा लगेगा, थर्ड यूनिट ठीक ठाक लगेगा। कहने का मतलब है, जैसे जैसे अपने एक कमोडिटी का कंजम्पशन बढ़ाते हैं, अपना इच्छा कि अपने उस कमोडिटी को और कंज्यूम करें वो गिरते चला जाता है। उदाहरण के लिए आप डोमिनोज से एक चीज बस्ट पिज्जा मंगवाते हो मीडियम साइज का, राइट। आपको इतना, आपको लगता है आज हम पूरा पिज्जा खा जाएगा, हम 3 पिज्जा खा जाएगा, जब तक पिज्जा नहीं आया हुआ होता है। हाँ, वो चीज बस्ट की आप पहली स्लाइस खा लेते हो, ठीक है, अच्छा लगता है। सेकेंड स्लाइस में मूव करते हो, कम अच्छा लगता है। थर्ड में उससे भी कम लगता है। एक मोमेंट आता है चौथी पांचवी स्लाइस पर कि आप अब बोलते हो यार अब हम और एक स्लाइस लिया ना तो मेरे को तो उल्टी हो जाएगा। दैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इस बात को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैंने यहां पर देखिए आपके लिए एक नंबर्स का एग्जाम्पल ले रखा है। जैसे ये देखिए यहां पर, ये चॉकलेट बार्स का एक एग्जाम्पल है एवरीवन। ये चॉकलेट बार्स का एक एग्जाम्पल है जिसमें कोई इंसान अगर पहला चॉकलेट बार खा रहा है, उससे टोटल यूटिलिटी 30 की मिल रही है, मार्जिनल यूटिलिटी भी कितने की हो गई? 30 की। अब अगर आप 2 चॉकलेट बार खाते हो, टोटल यूटिलिटी कितने की हो गई? 50 की हो गई। तो एक बात बताइए, टोटल यूटिलिटी में बदलाव कितने का हुआ? 20 का हुआ। तो दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी।
फिर जब आप 3 यूनिट्स खाते हो तो आपको टोटल यूटिलिटी कितनी मिलती है? 65 मिलती है। तो मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? 15 एडिशनल यूनिट, 15 एडिशनल यूनिट। इसका मतलब है कि मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब है टोटल यूटिलिटी में बदलाव जब आप एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम कर रहे होते हो। जैसे आप देख रहे हो, आप एक एडिशनल यूटिलिटी, आप जैसे जैसे एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते जा रहे हो, आपके टोटल यूटिलिटी में बदलाव दिखना शुरू हो जा रहा है। सो व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी? चेंज इन टोटल यूटिलिटी। पर आप लोग देखिए मार्जिनल यूटिलिटी कॉन्स्टेंटली गिर रही है। यही है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी जीरो नहीं होगी, पर मार्जिनल यूटिलिटी जीरो क्या, वो तो नेगेटिव भी हो सकती है। नेगेटिव मतलब अब उल्टा आपको प्रोडक्ट से नफरत होने लग रहा है। पहले आपको प्रोडक्ट अच्छा लगता था, अब तो उल्टा है, आपको प्रोडक्ट से नफरत होने लग रहा है। सर बात समझ में आ गया? और ये रहा डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का डायग्राम। सर ये नीचे क्यों गिर रहा है? इसके ऊपर कोई सस्पेंस है क्या? डेफिनेटली सर नीचे ही गिरेगा, क्योंकि सेटिस्फेक्शन जो है वो गिरते चला जा रहा है। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब डियर स्टूडेंट्स, इक्विलिब्रियम के जो दो कंडीशंस होते हैं ना, वो मैं चाहूंगा आप लोगों को बताऊं। कार्डिनल अप्रोच के अंदर ना दो दुनिया है। सीधी बात, नो बकवास। कार्डिनल अप्रोच के अंदर दोस्तों दो दुनिया है, और मैं चाहूंगा सारे लोग ये दोनों दुनिया को नोट कर ले। कार्डिनल अप्रोच के अंदर दो दुनिया है। एक जहां हम लोग मान के चल रहे हैं दुनिया में एक ही कमोडिटी है, जिसको बोलते हैं वन कमोडिटी वर्ल्ड। और दूसरा जहां हम लोग मान के चलते हैं टू कमोडिटी वर्ल्ड। सो कार्डिनल अप्रोच जो कि अल्फ्रेड मार्शल ने दिया है, इसमें एक तरफ आ गया वन कमोडिटी वर्ल्ड, दूसरी तरफ आ गया है टू कमोडिटी वर्ल्ड। अब अगर आप मुझसे इक्विलिब्रियम का कंडीशन पूछेंगे, तो वन कमोडिटी वर्ल्ड में इक्विलिब्रियम कंडीशन है। और इक्विलिब्रियम कब अचीव होता है? जब प्रोडक्ट का जो दाम है, मान लीजिए कि 20 रुपया है, और मेरा जो एडिशनल सेटिस्फैक्शन है वो भी अब 20 रुपया ही है उस प्रोडक्ट का, तब आपका इक्विलिब्रियम अचीव होता है। दैट इज व्हेन प्राइस इज इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी। एमसीक्यू में आ सकता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, कि इन वन कमोडिटी वर्ल्ड व्हेन इज द इक्विलिब्रियम अचीव्ड। अब तरह तरह की बातें ये लोग करेंगे। px is greater than mux, px is less than mux, हाँ px is equals to mux, ब्ला 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 ब्ला। मैं आपको बता दिया और फिर से बोल देता हूं कि इक्विलिब्रियम तब अचीव होता है कार्डिनल अप्रोच के अंदर, जब प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी एक दूसरे के बराबर हो। ठीक है, इसको मैं और इलेबोरेट करता अगर हम लोग एमसीक्यू वर्ल्ड में छोड़कर एक लॉन्ग आंसर वर्ल्ड में होते, पर अभी हम लोग एमसीक्यू वर्ल्ड में, तो इतना से ही आपका काम बन जाएगा। अच्छा, ऑर्डिनल अप्रोच में, आई मीन कार्डिनल अप्रोच में ही टू कमोडिटी वर्ल्ड में इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है? टू कमोडिटी वर्ल्ड में इक्विलिब्रियम कंडीशन है mu x by px। मतलब हर एक रुपए से आपको कितनी यूटिलिटी मिल रही है मार्जिनल, इक्वल्स टू mu y by py, इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी पर यूनिट ऑफ मनी, इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी पर यूनिट ऑफ मनी। मैं चाहूंगा कि आप लोग सारे के सारे लोग इसे अभी के अभी छापे। ठीक है सर, ठीक है सर, डन है। तो आपने क्या सीखा? mu x by px इक्वल्स टू mu y by py इक्वल्स टू mu पर यूनिट ऑफ मनी। ये बातें थी कार्डिनल अप्रोच से रिलेटेड। अभी और भी एक दो ठो बातें हैं, वो समझिएगा आप लोग, है ना। सबसे पहले ये जो हमें बेसिकली मार्शल ने लॉ दे दिया ना, इसमें कुछ लिमिटेशंस बोल लो या अजम्पशंस बोल लो, ये है। लिमिटेशंस भी है और ये अजम्पशंस भी है। लिमिटेशन का मतलब डिसएडवांटेज है, अजम्पशंस का मतलब जो हम मान के चल रहे हैं। अगर दुनिया में कुछ मान के ही चलना पड़ रहा है, तब फिर वो लॉ 100% यूनिवर्सल कैसे हुआ? सर नहीं समझ में आया। एग्जाम्पल, न्यूटन ने साइंस में एक लॉ दिया, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटी दी, क्या न्यूटन ने कोई एक्सेप्शन दिया? अरे भाई, लॉ होने का प्री कंडीशन ही है कि वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होना चाहिए। इकोनॉमिक्स में ऐसा हो नहीं पाता है, इसीलिए इकोनॉमिक्स लोग क्या करते हैं पता है? वो लोग लॉ लिखने के बाद बोल देते हैं कि ये लॉ दुनिया में हर जगह लागू होगा, एक्सेप्ट
अगर आप ये कंडीशंस ना फॉलो करें। वो लोग कुछ कंडीशंस बता देते हैं जिस कंडीशंस पर लॉ लागू होगा, और वही कंडीशंस को आप अजम्पशन मान लीजिए या लिमिटेशन मान लीजिए। उदाहरण के तौर पर आप एक बात मुझको बताइए, मान लीजिए मुझे बहुत प्यास लगा है, ठीक है कि नहीं है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के हिसाब से मैं अगर, समझिएगा बात को, मैं अगर कंटिन्यूअसली पानी पीते रहा तो मेरा एक मोमेंट पे पानी का इच्छा खत्म हो जाएगा, ठीक है? अब व्हाट इफ मैंने जो पहला घुट पानी का पिया वो एक चम्मच से पिया और दूसरा एक ग्लास से पिया। लॉजिकली तो मेरे को पहला यूनिट सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन देना चाहिए, पर मेरे इस एग्जांपल में एक चम्मच मुझको ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा कि एक ग्लास पानी, ग्लास वाला पानी। तो इसीलिए सबसे पहला कंडीशन है कि यूनिट्स होमोजीनियस होने चाहिए, मतलब सेम साइज के होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि कभी चम्मच और कभी ग्लास है। और दूसरा, यूनिट स्टैंडर्ड होने चाहिए। एक चम्मच अगर आप लो लेके पानी बार 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 बार, पहला चम्मच, दूसरा चम्मच, तीसरा चम्मच, तो ऐसा है कि हर चम्मच से मेरे को इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि पहला चम्मच के बाद दूसरा चम्मच से सेटिस्फेक्शन कम मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। तीसरी बात, मान लीजिए मैं सुबह पानी पिया, नेक्स्ट पानी का ग्लास मैं शाम को पीता हूं, तो मेरे को वो सेकंड ग्लास भी उतना ही अच्छा लगेगा। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोलता है नहीं 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 नहीं, तुम ब्रेक नहीं कर सकते। पहला ग्लास अभी पियो तो दूसरा ग्लास भी अभी ही पीना पड़ेगा। तो कंटिन्यूअस कंजम्पशन एक अजम्पशन है। प्रेस्टिजियस गुड्स, ओ माय गॉड, प्रेस्टिजियस गुड्स, आपके घर में डायमंड ज्वेलरी है। हाँ, किसी को गाड़ियों का शौक है, लग्जरी कार, रोल्स रॉयस। तो एक बात बताओ, उसके पास जब एक के बाद दूसरा हो जाएगा डायमंड ज्वेलरी, तो उसका सेटिस्फेक्शन कम हो जाएगा डायमंड के लिए, उल्टा उसको और डायमंड चाहिएगा और लालच बढ़ जाएगा। तो मेजॉरिटी कमोडिटीज के अंदर जो कि प्रेस्टिजियस होते हैं, सेटिस्फेक्शन गिरता नहीं, उल्टा बढ़ जाता है। तो लॉ ऑफ डीएमयू फेल हो जाता है। यही है लास्ट अजम्पशन, कि जो अजम्पशन है वही अनरियलिस्टिक है। ये लॉ ऑफ डीएमयू का लिमिटेशन है। अच्छा, अब हमारे दोस्त मार्शल ने एक कंज्यूमर सरप्लस का कॉन्सेप्ट दिया। थोड़ी देर पहले दोस्तों मैंने एक एग्जांपल लिया था, मैं उसके थ्रू कंज्यूमर सरप्लस आपको समझाना चाहूंगा। याद करिए, मैं क्रिकेट खेल के आ रहा था, है ना? मैं एक पानी का बोतल खरीदा। अब मैंने उस पानी के बोतल को खरीदा था कितने रुपए में, याद होगा आप सबको शायद? 20 रुपए में मैंने खरीदा था। उस पानी के बोतल को मैंने खरीदा था 20 रुपए में, पर अगर आपको याद हो तो मैं उस बोतल के लिए कितने पैसे देने को तैयार था? सर, आप उस कमोडिटी के लिए 50 देने को तैयार थे। अच्छा, अब एक चीज समझिए, तो मैं 50 देने को तैयार था, पर मुझे देना कितना पड़ा? 20। तो मेरा कितने का सेटिस्फेक्शन मिला? 30 का। मुझे कितने का एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिला? बोलिए ना। सर, आपको 30 रुपए का एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिला। वेलकम। यही तो आपको मैं समझा रहा था, यही तो मैं आपको समझा रहा था कि मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है चेंज इन टोटल यूटिलिटी व्हेन वन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी इज कंज्यूम्ड। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है चेंज इन टोटल यूटिलिटी व्हेन वन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी इज कंज्यूम्ड। ये देखिए, दिख गया आपको यहाँ पे? तो यानी कि मान लीजिए मैं रेडी हूं पे करने को 50, पर मुझे पे करना पड़ रहा है कितना? 20। तो 30 रुपीज हो गया कंज्यूमर सरप्लस। इसको अगर आप देखना चाहें कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस को, तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं, ये मेरी मार्जिनल यूटिलिटी है कमोडिटी की, है कि नहीं है? ये मार्जिनल यूटिलिटी है, ये कमोडिटी की प्राइस है। इक्विलिब्रियम कहां अचीव हुआ? यहां पे अचीव हुआ। ध्यान दीजिए, इक्विलिब्रियम कहां अचीव हुआ? इक्विलिब्रियम यहां अचीव हुआ जहां पे प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल है। अब मान लीजिए मैं इतना देने को तैयार था, पे मुझे इतना ही करना पड़ रहा है, तो जो ये एक्स्ट्रा लेवल है, ये मेरा सरप्लस हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। दिस इज व्हाट शोज कंज्यूमर सरप्लस। इसको बोलते हैं कंज्यूमर सरप्लस। और यहीं पर हमारा कार्डिनल अप्रोच खत्म होता है। ऑफलाइन क्लियर है? नहीं क्लियर है? कम ऑन यार। और ऑनलाइन वालों क्रिस्टल क्लियर? यस और नो? कम ऑन गाइस। अब मैं ऑर्डिनल के ऊपर बात करूंगा, कार्डिनल खत्म हो चुका है। कम ऑन। ऑर्डिनल वर्ल्ड देखिए, सबसे पहले एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर देता हूं। कार्डिनल अप्रोच में आप वन कमोडिटी वर्ल्ड भी देखे थे, टू कमोडिटी वर्ल्ड भी देखे थे। ऑर्डिनल अप्रोच में डियर स्टूडेंट्स कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है। ऑर्डिनल अप्रोच में डियर स्टूडेंट्स कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है वन कमोडिटी वर्ल्ड का। कारण पता है क्यों?
क्योंकि ऑर्डिनल यूटिलिटी में यूटिलिटी न्यूमेरिकली एक्सप्रेस हो सकता है क्या? नहीं। अरे भाई जब यूटिलिटी एक्सप्रेस ही नहीं हो सकता, प्रोडक्ट्स की रैंकिंग होगी, तो प्रोडक्ट को मैं रैंक कर पाऊं इसके लिए कम से कम दो कमोडिटी तो चाहिए। उदाहरण के लिए मेरे सामने पिज्जा रखा है, एग्जाम्पल मेरे सामने जो है पिज्जा के साथ साथ चीला रखा है, तो मैं यार मान लीजिए चिल्ला खाने वाला हूँ। अच्छा, जिन लोग चिल्ला नहीं समझते हैं, बाहर के स्टूडेंट्स अगर कोई ऐसे हैं जो लोग चिल्ला नहीं समझते हैं, तो उनके लिए एक बार सिंपली मैं बोल देता हूँ कि नूडल्स, जो वो लोग इजीली पकड़ पाए। तो अब भाई ऐसा है कि नूडल्स और पिज्जा में हो सकता है मैं पिज्जा को नंबर 1 करूं या नूडल्स को नंबर 2। इसीलिए ऑर्डिनल अप्रोच यहाँ पे काम में है। और ऑर्डिनल अप्रोच में इसीलिए कम से कम दो कमोडिटी चाहिए होता है, क्योंकि यहाँ हम प्रोडक्ट की न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन नहीं करते हैं, बल्कि रैंकिंग कर देते हैं, राइट। बट अब ऑर्डिनल अप्रोच समझने के लिए आपको फिर से दो कंसेप्ट समझने पड़ेंगे। ऑर्डिनल अप्रोच को समझने के लिए, अच्छा ऑर्डिनल अप्रोच किसका दिया हुआ है? हिक्स एंड एलन, लिख लीजिएगा, हिक्स एंड एलन, हिक्स एंड एलन। ऑर्डिनल अप्रोच किसका दिया हुआ है साहब? साहब हिक्स एंड एलन का दिया हुआ है। किसका सर? हिक्स एंड एलन का सर। Ordinal approach, dear students, has been given by Hicks and Allen. Has been given by Hicks and Allen. Is that clear? Come on. Yes sir, that is clear. चलिए आगे बात करते हैं। ऑर्डिनल अप्रोच के अंदर दोस्तों, ऑर्डिनल अप्रोच के अंदर दोस्तों दो फंडे हैं, है ना। एक होता है इंडिफरेंस कर वाला फंडा, और एक होता है बजट लाइन वाला फंडा। फिर से कहता हूं, ऑर्डिनल अप्रोच के अंदर दो फंडे हैं, एक है इनडिफरेंस कर वाला फंडा और एक है बजट लाइन वाला फंडा। सर आप दोनों बताइएगा क्या? जी बिल्कुल, अभी बताता हूं। देखिए, इनडिफरेंस कर्व क्या बोलता है? इनडिफरेंस कर्व एक कर्व है। सर ये कौन सा बड़ा बात बोल दी आप? इनडिफरेंस कर्व कुछ ऐसा दिखने वाला, अभी दिखा देता हूं। इनडिफरेंस कर्व कुछ ऐसा दिखने वाला एक कर्व है। इस कर्व की खासियत जानते हो क्या है? ये कर्व ना दुनिया में कोई भी दो कमोडिटीज को प्लॉट करता है, दो कमोडिटी की क्वांटिटी कंजम्पशन को प्लॉट करता है, सच दैट कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन रिमेन्स द सेम। तो इनडिफरेंस कर्व पे क्या कॉमन है? इनडिफरेंस कर्व के हर पॉइंट पर कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन रिमेन्स द सेम। लिख लो, एवरी पॉइंट ऑन इनडिफरेंस कर्व, every point on indifference curve, every point on indifference curve indicates same level of satisfaction for the consumer. Every point on indifference curve indicates same level of satisfaction for the consumer. Indicates same level of satisfaction for the consumer. Every point on indifference curve indicates same level of satisfaction for the consumer. सर आपने ये क्या बात कही? हमारे पल्ले नहीं पड़ी बात सर, हमें समझ में बिल्कुल नहीं आई। मैंने कहा सॉरी, समझाता हूं। देखिए पॉइंट ए देखिए डियर स्टूडेंट्स, पॉइंट ए देखिए। पॉइंट ए जो है, यहां पर आप लोग देखिए, एक कंज्यूमर 12 यूनिट्स कपड़ों का कंज्यूम कर रहा है और 1 यूनिट खाने का कंज्यूम कर रहा है। मतलब 12 यूनिट कपड़े और 1 यूनिट खाना जितना सेटिस्फैक्शन देगा वो इक्वल होगा, इक्वल होगा। कंज्यूमर इनडिफरेंट होगा, इनडिफरेंट होगा मतलब कंज्यूमर को नहीं फर्क पड़ेगा। कंज्यूमर इनडिफरेंट होगा तब भी अगर आप उस कंज्यूमर को 6 यूनिट कपड़े और 2 यूनिट खाना दें, 6 यूनिट कपड़े और 2 यूनिट खाना दें, तो भी कंज्यूमर को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर आपने कंज्यूमर को 6 यूनिट कपड़े और 2 यूनिट खाना दिया तो भी। अच्छा सर, ये बातचीत है? डेफिनेटली यस, ये बातचीत है। नहीं, महक को कंफ्यूजन है, मैं वो क्लियर कर देता हूं। महक लेगा वो दोनों कमोडिटी, मतलब 12 यूनिट क्लोथिंग और 1 यूनिट फूड, दोनों। ओ आर और नहीं, एंड वाला और, एंड मतलब he will consume 12 units cloth and 1 unit of food, he is satisfied। or he can consume 6 units cloth and 2 units food and still he will be satisfied, like the previous case where he had consumed 12 units of cloth and 1 unit of food। एंड है और नहीं है, एंड है।
ठीक है ना, ये हुआ इंडिफरेंस कर्व का बेसिक मीनिंग जो मैंने आपको बताया। आगे बढ़ता हूं मैं। सर ये अपने कौन से अप्रोच के अंदर है? दोस्तों अपने ऑर्डिनल दुनिया के अंदर है, जहां पे यूटिलिटी को मेजर किया नहीं जा सकता, जहां पर यूटिलिटी को मेजर किया नहीं जा सकता। पॉइंट पर मैं आता हूं। प्रॉपर्टीज ऑफ इनडिफरेंस कर्व। सबसे पहली प्रॉपर्टी है इनडिफरेंस कर्व की कि इनडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स टू द राइट। इनडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स टू द राइट। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि अगर आप इनडिफरेंस कर्व बनाएंगे, अगर आप इनडिफरेंस कर्व बनाएंगे, ये यहां पर जो है लेफ्ट टू राइट इसका स्लोप हो गया है, लेफ्ट टू राइट इसका स्लोप हो गया है, ये बन गया है इनडिफरेंस कर्व। हाँ, कहां से कहां बताइए सर? लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं। द कर्व इज स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं। इनडिफरेंस कर्व स्लोप्स लेफ्ट टू राइट, डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्यों? क्योंकि कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर किसी को कपड़े का कंजम्पशन बढ़ाना है तो उसको खाने का कंजम्पशन कम करना होगा। टू इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ वन यूनिट ऑफ एनी कमोडिटी वी नीड टू सेक्रीफाइस सम यूनिट्स ऑफ अदर कमोडिटी। इसीलिए इनडिफरेंस कर्व जो है डाउनवर्ड स्लोपिंग है, बिकॉज ऑफ इनवर्स रिलेशन बिटवीन द कमोडिटीज। नंबर टू, हाँ, इनडिफरेंस कर्व्स आर ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अभी आपको यह समझा देता हूं। ये चक्कर क्या है? वाई इज इट कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन? क्या बोलना क्या चाह रहे हैं आप सर? आइए अभी समझाता हूं मैं। मैंने ले लिया फूड और मैंने ले लिया क्लॉथ, है ना। जब फूड 1 है तो क्लॉथ 12 है, ठीक है। जब फूड 2 है तब क्लॉथ 6 है। जब फूड 3 है तब क्लॉथ 4 है। आप एक चीज समझिए, यहां पे एक मार्जिनल कॉस्ट है। मार्जिनल कॉस्ट है मतलब जब मैंने 1 यूनिट से खाना बढ़ाया तो मैंने क्लॉथ को कितने यूनिट से सेक्रीफाइस किया? सर मैंने 6 यूनिट से सेक्रीफाइस किया, है ना। जब मैंने 1 यूनिट से और फूड बढ़ाया तो मैंने क्लॉथ को कितने यूनिट से सेक्रीफाइस किया? सर 2 यूनिट से, सर 2 यूनिट से। यस और नो? कहने का मतलब है ये जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, क्या ये कांस्टेंट है? नहीं, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो कंसिस्टेंटली बदल रहा है। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो कंसिस्टेंटली बदल रहा है। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो कंसिस्टेंटली बदल रहा है। इस बदलाव की वजह से, एवरीबॉडी, इस बदलाव की वजह से हम लोग कहते हैं कि इनडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। क्योंकि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से बेटर वर्ड है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, वो कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है कि गिर रहा है? गिर रहा है। तो लिख लीजिए इनडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन ड्यू टू डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इनडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन ड्यू टू डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। Indifference curve is convex to the origin due to diminishing marginal rate of substitution. लिख लीजिए फटाफट, कम ऑन। Indifference curve is convex to the origin due to diminishing marginal rate of substitution. Indifference curve is convex to the origin because of diminishing marginal rate of substitution. लिख लिया क्या आप लोगों ने? सही है सर। तीसरी बात, टू इंडिफरेंस कर्व्स कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मैं अभी इस बात में नहीं जाऊंगा, क्यों? क्योंकि इसका अभी कोई दरकार ही नहीं है थ्योरेटिकल स्टैंड पॉइंट से, ठीक है ना। टू इंडिफरेंस कर्व्स कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, याद रखिएगा। एक इंपॉर्टेंट बात है कि अगर मैंने मल्टीपल इंडिफरेंस कर्व बना दिए है ना, ये मान लीजिए ये इंडिफरेंस कर्व 1 है, ये इंडिफरेंस कर्व 2 है, तो दोस्तों इसमें क्या होगा ना, जो हायर इंडिफरेंस कर्व होगा, जैसे इंडिफरेंस कर्व 1 ऊपर में है, जो हायर इंडिफरेंस कर्व होगा वो ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा। तो हायर इंडिफरेंस कर्व गिव्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। और एक बात याद रखिएगा, इंडिफरेंस कर्व विल नेवर टच द एक्सिस। इंडिफरेंस कर्व विल नेवर टच द एक्सिस, मतलब इंडिफरेंस कर्व ना तो वाई एक्सिस को टच करेगा ना तो एक्स एक्सिस को टच करेगा। ये हुआ इंडिफरेंस कर्व का फंडा। सर इंडिफरेंस मैप क्या होता है? जब दोस्तों एक साथ बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व आपको दिखने लग जाए ना, तो सच कलेक्शन ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स यू नो इज कॉल्ड एन इंडिफरेंस मैप। कलेक्शन ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज कॉल्ड इंडिफरेंस मैप। सर बात तो ठीक है, सर बात तो ठीक है। अभी एक बार और आगे सुनिएगा बात को, है ना। अभी यहां पर एक और चीज को सुनिएगा, एक और डिस्कशन को ध्यान दीजिएगा।
फ्रेंड्स, हैविंग एक्सप्लेन्ड व्हाट इंडिफरेंस कर्व इज, अब टाइम आ गया है मैं आपको बजट लाइन समझाता हूं। क्या समझाता हूं? बजट लाइन समझाता हूं। यहां पर ध्यान दीजिएगा साहब, ये बजट लाइन क्या होता है? साहब ये बजट लाइन क्या होता है? एवरीवन प्लीज पे अटेंशन। बजट लाइन क्या होता है? जैसे इनडिफरेंस कर्व दो कमोडिटीज का रिलेशन दिखाता है ना, बजट लाइन भी एक ऐसी ही कर्व है जो दो कमोडिटीज के बीच का रिलेशन दिखाता है। तो भैया फिर वो इनडिफरेंस कर्व से अलग कैसे हुआ? पहला बात तो, इनडिफरेंस कर्व एक्सिस को टच नहीं करता, बजट लाइन एक्सिस को टच करता है। इनडिफरेंस कर्व जो होता है जनरली स्पीकिंग कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन होता है। बजट लाइन जो है वो आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग है। दूसरी बात, तीसरी बात, इनडिफरेंस कर्व क्या बोलता था कि इनडिफरेंस कर्व पे हर पॉइंट कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देता है। बजट लाइन ये नहीं कहता, बजट लाइन ये नहीं बोलता। बजट लाइन बोल रहा है एवरीबॉडी, बजट लाइन बोलता है कि बजट लाइन पे हर पॉइंट, बजट लाइन पे जो भी पॉइंट आप प्लॉट कर लीजिए, जो भी पॉइंट प्लॉट कर लीजिए दोनों कमोडिटीज का, इट विल बी इक्वल टू कंज्यूमर्स इनकम और इट विल बी इक्वल टू कंज्यूमर्स बजट। तो बजट लाइन के हर पॉइंट पे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन नहीं, सेम लेवल ऑफ कॉस्ट मिलता है। लिखो, एवरी पॉइंट ऑन द बजट लाइन, every point on the budget line, every point on the budget line shows same level of, every point on the budget line shows same level of cost for the consumer, shows same level of cost for the consumer, every point on the budget line shows same level of cost for the consumer। ठीक है सर, डन है सर। अब नेक्स्ट बात पर आते हैं, इक्विलिब्रियम। आपने हमें कार्डिनल अप्रोच बताया था, कार्डिनल अप्रोच एक बार फिर रिवाइज करवा देता हूं। मैंने कार्डिनल अप्रोच में आपको क्या बताया? मैंने कार्डिनल अप्रोच में आपको बताया था कि भैया वन कमोडिटी वर्ल्ड भी हो सकती है, टू कमोडिटी वर्ल्ड भी हो सकती है। वन कमोडिटी वर्ल्ड में इक्विलिब्रियम आता है जब mu x इक्वल्स टू पी एक्स। टू कमोडिटी वर्ल्ड में इक्विलिब्रियम आता है कब? जब आप लोगों का mu x बाई पी एक्स एग्जैक्टली इक्वल्स टू mu y बाई पी वाई, तब इक्विलिब्रियम आता है, राइट। बट अब मैं आपको बता दूं ऑर्डिनल अप्रोच के बारे में। ऑर्डिनल अप्रोच में ऐसा होता है कि देखिए, कंज्यूमर का बजट तो ढेर सारा नहीं होता, बजट तो कंज्यूमर का एक ही होता है। पर इनडिफरेंस कर्व देखिए, दुनिया में प्रकृति में अलग अलग हो सकते हैं, इनडिफरेंस कर्व अनेकों हो सकते हैं। इनडिफरेंस कर्व 1, इनडिफरेंस कर्व 2, इनडिफरेंस कर्व 3, इनडिफरेंस कर्व 4। आप लोग देखिए, एक पॉइंट है जहां पे बजट लाइन इनडिफरेंस कर्व पे टेंजेंट है, टेंजेंट टेंजेंट। जिस पॉइंट पे ये होता है वहां पे इक्विलिब्रियम मैच करता है, क्योंकि दैट शोज कि कंज्यूमर का जो सेटिस्फेक्शन लेवल है और जो बजट लेवल है वो दोनों मैच कर रहा है। तो लिखो 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 लिखो, इक्विलिब्रियम लिखिए आप लोग, इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड एट अ पॉइंट, इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड एट अ पॉइंट, equilibrium is achieved at a point in the ordinal world, in the ordinal world when budget line is, when budget line is tangent, when budget line is tangent, when budget line is tangent, लिखा क्या आप लोगों ने? when budget line is tangent to the indifference curve, when budget line is tangent to the indifference curve। हुआ क्या? चलिए सर, ये बात तो सर हमें समझ में आ गई है। और ये देख लीजिए, हमारे चार्ट में भी हम लोगों ने इसी चीज का मेंशन किया है। यहां पर देखिए आप लोग, ये देखिए जहां पे ये क्यू पॉइंट है ना, आप लोग को दिख रहा नहीं होगा तो ये रहा, ये पॉइंट क्यू है ना, यहां पर ही इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा है। फ्रेंड्स,
अब ना क्योंकि यूटिलिटी के ऊपर काफी चर्चा हो गई है, इट इज गुड टाइम कि हम लोग कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करें, राइट? तो आइए एमसीक्यूज के ऊपर आते हैं। अगेन हम लोग एमसीक्यूज पर आ गए हैं एंड लेट्स सी कि अब आप लोग जो है इसका आंसर सही देते हैं गलत देते हैं। ट्राई करिए। मैं पहला 3 डिस्प्ले कर दिया हूं, आप लोग सॉल्व कीजिए, फिर ही मैं आगे बात करूंगा। आइए बात करते हैं। When economists speak of the, please everybody pay attention, है ना, ध्यान से सुनिए। When economists speak of the utility of a certain product, they are referring to usefulness ना, utility is not the same as usefulness, no। मैंने आज क्लास को शुरू ही किया था, utility refers to the want satisfying power of a commodity। वेलकम, आंसर इज सी, वन का पार्ट सी इज द आंसर। सर ठीक बात है, आगे बढ़ते हैं। आगे बताइए सर। अब आप यूटिलिटी में भी डिफाइंड एज वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। थर्ड वाला बात, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग यूटिलिटी इज नॉट ट्रू। यूटिलिटी इज अ साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। हाँ, क्योंकि साइकोलॉजिकल है ना। नहीं समझे बात। आज मैं एक पिज्जा खाया, मेरे को कितना सेटिस्फेक्शन मिला, और आपने वही पिज्जा खाया, आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिला, वो सेम होगा क्या? नहीं, ये तो साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है, सब्जेक्टिव एस्टिमेट है। अच्छा, यूटिलिटी हेल्प्स टू अंडरस्टैंड हाउ कंज्यूमर्स मेक चॉइसेस। हाँ, यूटिलिटी इज ऑलवेज मेजरेबल। गलत, क्योंकि यूटिलिटी मेजर हो भी सकता है, नहीं भी, क्योंकि देखिए मैंने पढ़ाया आपको कार्डिनल अप्रोच भी, ऑर्डिनल अप्रोच भी, तो ये बोलना गलत होगा कि यूटिलिटी इज ऑलवेज मेजरेबल। आगे आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। यूटिलिटी इज अ डैश कॉन्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। लिख लो सब्जेक्टिव, क्योंकि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। नहीं समझे बात। आज फॉर एग्जांपल अगर 7 रंग है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, उसमें मैं और आप अलग नहीं हो सकते, सेम बात ही करेंगे। पर एक पिज्जा खा के आपको कितना अच्छा लगा और मुझको कितना अच्छा लगा, एक पिज्जा का टेस्ट ये तो अलग अलग है। आपको स्पाइसी ज्यादा पसंद होगा, मेरे को चीजी ज्यादा पसंद होगा। कुछ भी हो, कहने का मतलब है इट डिपेंड्स ऑन एन इंडिविजुअल्स ओन सब्जेक्टिव एस्टिमेट। सर बातचीत समझ में आ गया है। हाँ, फिफ्थ पॉइंट बढ़िया है, अच्छा क्वेश्चन है। यूटिलिटी वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम। हाँ, आज अगर अभी आप लंच करके क्लास करने आए हो, तो जो आपको यूटिलिटी होगा, अगर मैं और खाना ला के दूं, वो सेम नहीं होगा अगर आप भूखे रहते तो। यूटिलिटी वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, हाँ, फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। तो बिल्कुल ठीक है यार, ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। अभी मैं आगे आप लोगों को क्या बोल रहा हूं ना, अभी मैं आप लोगों को आगे क्या बोल रहा हूं, इतना क्लियर है ना आप लोगों को कि इट इज अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। ये वाला बात तो सर सही है। अभी आगे बढ़ते हैं। अंडर मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, अंडर मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, यूटिलिटी इज अज्यूम टू बी, मार्जिनल यूटिलिटी की दुनिया में यूटिलिटी को क्या माना जाता है? यूटिलिटी इज अज्यूम टू बी कार्डिनल, ऑर्डिनल, इनफाइनाइट, इनडिटर्मिनेट। कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है आप लोगों को? जरा जवाब दीजिए आप लोग। कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है आप लोगों को मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस में कि यूटिलिटी क्या है? कम ऑन एवरीबॉडी बताइए। देखिए मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस है भाई, मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट कर लिया तुम लोग पहले मेरे को एक बात बता। हम एक बार भी, मैंने एक बार भी, मैंने एक बार भी तुमसे, मैंने एक बार भी तुमसे डिस्कस किया क्या ऑर्डिनल में मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में? न्यूमेरिक मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस का मतलब है मार्जिनल यूटिलिटी तुम कैलकुलेट कर पा रहे हो। किस अप्रोच में कैलकुलेशन पॉसिबल है? कार्डिनल में, क्योंकि वहां पे तुम यूटिलिटी को न्यूमेरिकली लिख सकता है कम से कम। तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, इसका आंसर कार्डिनल होगा। मतलब इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है कि इसका आंसर कार्डिनल होगा। आगे बढ़ता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग यूटिलिटी मेजरमेंट अप्रोच इज बेस्ड ऑन मार्शलियन थॉट? पढ़ना ही नहीं है, पढ़ना ही नहीं है आगे ना। कार्डिनल अप्रोच, कार्डिनल अप्रोच इज बेस्ड ऑन दिस थिंग, है ना? हाँ सर। अच्छा, अच्छा क्वेश्चन है नंबर 19th। ये वाला क्वेश्चन जरा आप लोग देखिए। कार्डिनल अप्रोच इज आल्सो कॉल्ड एज मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। तो ये जो मैंने आपको कार्डिनल अप्रोच बताया, लिख लेना इसको मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस भी बोलते हैं। लिख लो फटाफट, लिख लो, मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस भी बोलते हैं।
आइए, कार्डिनल से रिलेटेड अजम्पशन क्या है? एवरीबॉडी, एक क्वेश्चन है कार्डिनल से रिलेटेड अजम्पशन पर बेस्ड, तो वो वाला क्वेश्चन मैं आपको दिखाना चाहूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अजम्पशन अंडर कार्डिनल अप्रोच, है ना, कि कौन सा एक अजम्पशन है कि मार्जिनल मेजरेबिलिटी ऑफ यूटिलिटी इन मॉनेटरी टर्म्स, हाँ यूटिलिटी मेजरेबल है, ये एक अजम्पशन है, ठीक है कि नहीं है? 27 बात कर रहे हैं, ये तो एक अजम्पशन है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी डज नॉट चेंज, यूटिलिटी अराइजेस इवन एट जीरो कंजम्पशन, गलत। सो आंसर क्या होगा? केवल ए। आंसर क्या होगा? केवल ए, है ना। लिख लीजिए अंडर कार्डिनल अप्रोच, लिख लीजिए अंडर कार्डिनल अप्रोच, अंडर कार्डिनल अप्रोच marginal utility of money is assumed to be constant, marginal utility of money is supposed to be assumed to be constant। अच्छा, एक इनके रिलेशन के ऊपर एक क्वेश्चन आया है, तो वो मैं आपके साथ जरा डिस्कस करना चाहूंगा, है ना, कि टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम कब होता है? टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम कब होता है? जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होता है। याद रखिएगा, जब टी यू मैक्स होता है तब एम यू जीरो होता है। इसको मैं जो चार्ट बनाया था ना, वो चार्ट एक बार आपको क्यों ना दिखाया जाए। ये देखो, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम कहां पे हुआ? 98 पे। वहां पे मार्जिनल यूटिलिटी कितना आया? दिखे, जीरो। और जब टोटल यूटिलिटी गिरता है तब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाता है। तो लिख लीजिए, व्हेन टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो। लिखिए प्लीज, व्हेन टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो। व्हेन टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो। ठीक है सर। और फिर आगे लिखिए, व्हेन टोटल यूटिलिटी फॉल्स मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स नेगेटिव। When total utility falls, marginal utility becomes negative. When total utility falls, marginal utility becomes negative. आइए, थोड़ा सा नंबर्स पे काम करते हैं ना। टोटल यूटिलिटी डिराइव बाय राम बाय ईटिंग 10 केक्स इज 250, ठीक है, अच्छा है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 11th केक इज -60, ओके। 11th केक की मार्जिनल यूटिलिटी है -60, व्हाट विल बी द टोटल यूटिलिटी फॉर 60 केक्स, फॉर 11 केक्स? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। मैं आपको क्या बोला, मार्जिनल यूटिलिटी फॉर 11th केक क्या होता है बताओ? टोटल यूटिलिटी फॉर 11 केक्स माइनस टोटल यूटिलिटी फॉर 10 केक्स। सो डियर स्टूडेंट्स, हमें दिया हुआ मार्जिनल यूटिलिटी फॉर 11th केक कितना है बताइए? -60। यानी टोटल यूटिलिटी ऑफ 11 केक्स नहीं मालूम मुझको क्या है, पर टोटल यूटिलिटी ऑफ 10 केक्स कितना है ये मुझको मालूम, 250 है। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर ये 250 है, -250 को मैं अगर इधर पे ले आया, सो -60 प्लस क्या हो जाएगा बताइए ना? 250 इक्वल्स टू टोटल यूटिलिटी ऑफ 11, -250 को उधर ले जाके प्लस कर दिया हूं। 250 माइनस 160, सॉरी 250 माइनस 60 190 होता है आई बिलीव। तो यहां आपका आ गया 190। चलिए और सम्स पे ऊपर काम करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है मार्जिनल यूटिलिटी सारे लेवल्स पर निकालो। क्वेश्चन बोल रहा है मार्जिनल यूटिलिटी सारे लेवल्स पर निकालो। आइए देखते हैं। 0 यूनिट्स पे टोटल यूटिलिटी 0, मार्जिनल यूटिलिटी कुछ नहीं पता चलेगा। आगे बढ़ते हैं। एक यूनिट बढ़ गया, एक यूनिट बढ़ गया, तो टोटल यूटिलिटी कितने से बदला? 3600। जब एक यूनिट और बढ़ गया, टोटल यूटिलिटी कितने से बढ़ गया? 3200 से। फिर एक यूनिट बढ़ गया, तब टोटल यूटिलिटी कितने से बढ़ गया? ये क्या मुझको लग रहा है 3200, फिर से सॉरी 2800 लग रहा है ना, चेक कर लीजिएगा। फिर आपका 2400 से बढ़ा, फिर 2000 से बढ़ा, फिर आपका 1600 से बढ़ा, 1200 से बढ़ा, 800 से बढ़ा, आई थिंक उसके बाद 400 से बढ़ा। तो मार्जिनल यूटिलिटी तो कॉन्स्टेंटली गिर रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी तो कॉन्स्टेंटली गिर रहा है। बढ़ कहाँ रहा है दोस्तों? बढ़ कहाँ रहा है? गिर रहा है कॉन्स्टेंटली। सही है सर, सर ये बात तो सही है, सर ये बात हमारे को पूरा का पूरा समझ आ चुका है। वेरी गुड यार। अभी मैं जो है, हमारे पास ये डिस्कशन खत्म हो गया। अब हम लोग चलेंगे किधर पे बताइए आप लोग? यूनिट 2.3 पर।
यूनिट 2.2 का कुछ एमसीक्यू डिस्कस किया हूं। अब मैं यूनिट 2.3 पर चलूंगा, जो कि रिलेटेड है किससे, सप्लाई से। इससे क्या होगा, हमारा आज चैप्टर 2 भी फिनिश हो जाएगा एज पर अवर प्लान, ठीक है ना। और सप्लाई जो है मेरे लिए बहुत आसान होने वाला है पढ़ाना आपको, क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी मेहनत कर लिया है डिमांड पे। वेरी गुड। चलिए आइए सप्लाई पे बात करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सप्लाई पे बात करने से पहले मैं एक वार्निंग दे दूं आप लोगों को कि ये चैप्टर में आपको किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। सप्लाई चैप्टर पढ़ते समय आपको सोचना है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ प्रोड्यूसर। यस, यू आर करेक्ट, प्रोड्यूसर के स्टैंड पॉइंट से सोचना है। मैं शुरू करना चाहूंगा सप्लाई के मीनिंग से। एक बात समझिएगा, मैं एक एग्जांपल के शुरू ही आरंभ करता हूं, है ना। मान लीजिए एक प्रोड्यूसर है मिस्टर एक्स करके, है ना। इनके पास गोडाउन में इनका बेसिकली क्या है ना, इनका बेसिकली बिस्किट्स का है। बिस्किट्स छोड़ दीजिए एक बार के लिए, वरना एग्जांपल डिफिकल्ट हो जाएगा। बैग, इनका बेसिकली बैग का, जूट बैग्स का बेसिकली बिजनेस है। बहुत सारे जूट बैग्स ये अपने फैक्ट्री में रख रखे हैं, 100 या 1000 यूनिट्स, 1000 यूनिट्स। फिलहाल जूट बैग की प्राइस चल रही है 20 रुपीज करके। इनका कहना है कि प्राइस, इनका मानना है कि प्राइस 30 भी जाएगा। तो जब इनका मानना है कि 30 भी जाएगा, ये कहते हैं फिर भी रिस्क क्यों लेता है, 1000 यूनिट्स में कम से कम 500 तो अभी बेच देता हूं, या चलो 600 अभी बेच देता हूं। तो ये क्या करते हैं, 600 यूनिट्स 20 रुपए में ही बेचने को तैयार है। इसको सप्लाई बोलते हैं। बच्चा क्या समझता है कि गोडाउन में जितना सामान है वो सबका सब सप्लाई है। सॉरी, नो। सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी, अब डेफिनेशन बोल रहा हूं फर्स्ट टाइम, ध्यान से सुनना। सप्लाई refers to the amount of goods or services, देखिए पढ़िए यहां पर, supply refers to the amount of goods and services that the producers are willing to offer and able to offer at various prices। कितना सामान गोडाउन में है उसको स्टॉक बोलते हैं, कितना सामान गोडाउन में है उसको स्टॉक बोलते हैं। अरे भाई, कितना सामान सामने वाला बेचने को रेडी है उसको सप्लाई बोलते हैं। Stock is the quantity of a commodity that exists in the godown. Supply refers to the quantity which the consumers are able and ready to bring to the market for sale at various prices. तो क्या है? Supply refers to what a firm offers for sale in the market, not necessarily what they are succeeding in selling. हो सकता है उस प्राइस पे भी कोई खरीदे नहीं उनसे। सप्लाई इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट, लिख लो। सप्लाई इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट, सप्लाई इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट, सप्लाई इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, सप्लाई इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। सप्लाई है सर फ्लो कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ता हूं, लॉ ऑफ सप्लाई पर आता हूं। लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है? लॉ ऑफ सप्लाई कहता है कि जब किसी कमोडिटी की प्राइस बढ़ेगी, हेलो, जब भी किसी कमोडिटी की प्राइस बढ़ेगी, जब भी किसी कमोडिटी की प्राइस बढ़ेगी, क्वांटिटी सप्लाइड विल राइज। इफ प्राइस विल फॉल, क्वांटिटी सप्लाइड विल फॉल। पर ऐसा क्यों हो रहा है सर? क्योंकि जब कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तो सप्लायर का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता है, तो सप्लाई भी बढ़ेगा। जब डिमांड पढ़ते थे तब सही सोचते थे कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा। सप्लाई में गलत सोच रहे हो। सप्लाई में प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा। यही है लॉ ऑफ सप्लाई, ठीक है। सप्लाई कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग, लिख लो। सप्लाई कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग बिकॉज ऑफ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी, because of direct relationship between price and quantity, because of direct relationship between price and quantity. Supply curve is upward sloping due to direct relation between price and quantity. दोस्तों, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पर आने से पहले एक टॉपिक आपको याद होगा, मैंने डिमांड में स्किप कर दिया था, जो मैंने कहा था मैं सप्लाई के साथ चिपका दूंगा। याद है कि नहीं मुझे पता नहीं आपका, बट मैं बताऊंगा। उसका नाम है मेजरमेंट वर्सेस शिफ्ट। ये टॉपिक मैंने डिमांड में नहीं कवर किया था, ये मैं अभी कवर कर देता हूं। इधर ध्यान दीजिए। जो डिमांड के लिए बोल रहा हूं वही सप्लाई के लिए भी ट्रू है, या जो सप्लाई के लिए बोल रहा हूं वही डिमांड के लिए भी ट्रू है। दोस्तों, दो कॉन्सेप्ट होता है। एक होता है मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व या सप्लाई कर्व, जो भी पढ़ना है आपको। दूसरा होता है शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व या सप्लाई कर्व, अगेन जो भी पढ़ना है आपको। मूवमेंट को
हम लोग चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड या चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड भी बोलते हैं। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड या चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, डिपेंडिंग ऑन आप क्या पढ़ाई कर रहे हो, है ना। शिफ्ट को हम लोग चेंज इन डिमांड या चेंज इन सप्लाई भी बोलते हैं। यहां पे क्वांटिटी वर्ड मिसिंग है, तो पहले तो याद रखना, एग्जाम में आ गया चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज आल्सो कॉल्ड, तब याद रखना मूवमेंट का बात हो रहा है। पर अगर सिर्फ आया चेंज इन डिमांड या चेंज इन सप्लाई तो उसे शिफ्ट कहते हैं। सर ये मूवमेंट का क्या चक्कर है दोस्तों? डिमांड सप्लाई बात की बात है। अगर खुद के प्राइस की वजह से डिमांड या सप्लाई में बदलाव आए उसको हम लोग कहते हैं मूवमेंट। एग्जाम्पल, अगर प्राइस बढ़ा और क्वांटिटी डिमांडेड गिरा, या फिर प्राइस बढ़ा और क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ा, तो इसको बोलते हैं मूवमेंट ऑफ डिमांड, क्योंकि प्राइस की वजह से हुआ। यहां पे प्राइस की वजह से सप्लाई में बदलाव आया, इसको बोलते हैं मूवमेंट ऑफ सप्लाई कर्व या सप्लाई। मूवमेंट में खुद के प्राइस की वजह से होता है। शिफ्ट ड्यू टू अदर फैक्टर्स ऑन प्राइस रिमेनिंग कांस्टेंट। सप्लाई में भी अदर फैक्टर्स होते हैं, वो मैं बताऊंगा आपको। मूवमेंट खुद के प्राइस की वजह से होता है, चाहे वो डिमांड कर्व का हो चाहे सप्लाई कर्व का हो। शिफ्ट होता है अदर फैक्टर्स की वजह से। अच्छा, मूवमेंट दोस्तों दो तरीके का होता है, एक्सपेंशन और एक होता है कॉन्ट्रैक्शन। अगर डिमांड बढ़ रहा है प्राइस गिरने की वजह से, एक्सपेंशन। सप्लाई बढ़ रहा है प्राइस बढ़ने की वजह से, एक्सपेंशन। एक्सपेंशन में डिमांड हो या सप्लाई बढ़ेगा खुद के प्राइस की वजह से। कॉन्ट्रैक्शन में डिमांड हो या सप्लाई गिरेगा खुद के प्राइस की वजह से। शिफ्ट में क्या होता है ना, अब मान लीजिए डिमांड का शिफ्ट दिखाता हूं। मान लीजिए डिमांड में इंक्रीज आया तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा, डिमांड में डिक्रीज आया तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। इसका मतलब शिफ्ट के भी दो टाइप्स है। जैसे यहां पर जो दो टाइप्स है मूवमेंट में, वो है एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन में डिमांड या सप्लाई बढ़ता है, कॉन्ट्रैक्शन में डिमांड या सप्लाई घटता है ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी की वजह से। शिफ्ट में शिफ्ट में शिफ्ट में शिफ्ट में शिफ्ट में इंक्रीज मतलब डिमांड बढ़ेगा या सप्लाई बढ़ेगा, डिक्रीज में डिमांड घटेगा या सप्लाई घटेगा, बट नॉट बिकॉज ऑफ ओन प्राइस, किसी और कारणों की वजह से। खुद का प्राइस एक कारण नहीं रहने वाला है, खुद का प्राइस एक कारण नहीं रहने वाला है। अच्छा, जब राइटवर्ड शिफ्ट होता है उसको इंक्रीज बोलते हैं, और जब लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है तब उसको डिक्रीज बोलते हैं। राइटवर्ड शिफ्ट इज कॉल्ड इंक्रीज, लेफ्टवर्ड शिफ्ट इज कॉल्ड डिक्रीज। सर ये बात तो हमें, ये चर्चा तो हमें 100% क्लियर है। ठीक है सर, अच्छा बात है। आगे बढ़ता हूं। ये देखिए यही बताया गया है। देखिए सप्लाई कर राइट की तरफ भाग रहा है, यस और नो, इसको बोलते हैं इंक्रीज इन सप्लाई। लेफ्ट की तरफ भाग रहा है, डिक्रीज इन सप्लाई। सर जैसे आपने बताया था कि डिमांड में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं, सप्लाई में आप क्यों नहीं बता रहे हो? मैं बता देता हूं आपको। सप्लाई में भी बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, जिसमें एक बता चुका हूं, ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। कमोडिटी का खुद का प्राइस बढ़ेगा, क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगा, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। और क्या फैक्टर्स है और बताइए, फिर आप हम मान जाएगा आपको। चलो लो, सुन लो, इतना इच्छा है तो लो। कॉस्ट ऑफ इनपुट्स या प्राइस ऑफ इनपुट्स। मेरा अगर रॉ मटेरियल है, वो रॉ मटेरियल अगर मेरा महंगा हो गया, मतलब मेरे प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल्स बढ़ गए, प्रॉफिट मार्जिन कांस्टेंट है या फिर प्राइस कांस्टेंट है, तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन गिरेगा ना? नहीं समझे बात को। मैं 10 रुपए का प्रोडक्ट बेचता हूं, पहले मेरा 6 रुपया रॉ मटेरियल का लगता था, 4 रुपया प्रॉफिट बचता था। अब 10 रुपए में 8 रुपए रॉ मटेरियल का लगता है, 2 रुपया प्रॉफिट बचता है। तो मेरा प्रॉफिट गिरा ना रॉ मटेरियल के खर्चे बढ़ने से, तो इसलिए सप्लाई गिरेगा। तो जब रॉ मटेरियल का प्राइसेस ऊपर जाता है तब सप्लाई नीचे जाता है। गवर्नमेंट टैक्सेस एंड सब्सिडीज, अगर गवर्नमेंट मेरी प्रोडक्ट पे टैक्स ज्यादा लगाएगा, मेरा प्रोडक्ट महंगा होगा तो सप्लाई गिरेगा। पर गवर्नमेंट अगर मुझे सब्सिडी देने लग गया, सब्सिडी का मतलब है जहां पे गवर्नमेंट खुश हो गया मेरे से कि मैं एक इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूं, तो मेरे जितने खर्चे हैं उसका कुछ हिस्सा सरकार बियर करती है, बताइए। तो इससे तो मेरा फायदा है, तो सप्लाई बढ़ेगा। अगर सब्सिडी बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ता है, गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ता है तो सप्लाई घटता है। तो ये थे कुछ अदर फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई।
सर सप्लाई के कोई एक्सेप्शंस भी है क्या कि जहां सप्लाई बदल नहीं सके इवन आफ्टर चेंजिंग द प्राइस? हाँ है। नंबर वन, सबसे पहला है रेयर कमोडिटीज एंड रेयर मैन्युस्क्रिप्ट्स, रेयर आर्टिफैक्ट्स। एग्जांपल देता हूं, ओरिजिनल मोनालिसा की पेंटिंग दुनिया में एक ही है। अब मान लीजिए आप उसका बिडिंग कर रहे हो, 50 करोड़ आपने कहा, सामने वाले ने 100 करोड़ कहा, तो सामने वाला अगर 100 करोड़ देने को तैयार है, प्राइस तो बढ़ गया, तो आप क्या दुनिया में एक नया मोनालिसा का पेंटिंग पैदा कर दोगे? नहीं ना। तो मोनालिसा का सप्लाई तो दुनिया में एक ही रहेगा, क्योंकि वो रेयर मैन्युस्क्रिप्ट है, या सॉरी रेयर पेंटिंग है। वैसे ही रेयर मैन्युस्क्रिप्ट्स के लिए भी सेम चीज है। ये तो हुआ एक तरफा बात। अब बात का दूसरा पहलू पर आता हूं, बात के दूसरे पहलू पर आता हूं। बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व, ये भी एक एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई है। मतलब यहां भी लॉ ऑफ सप्लाई फॉलो नहीं होता। ये क्या है बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व? सर नहीं समझ आया। आइए मैं आपको दिखाता हूं, यहां पे डेमोन्स्ट्रेट करता हूं, इधर देखिए। मान लीजिए आपने वर्कर्स को कहा कि भैया वेज रेट्स बढ़ रहा है। वर्कर क्या करेगा? काम ज्यादा करने लग जाएगा, सप्लाई बढ़ जाएगा। तो सर ये तो नॉर्मल बात है। नहीं, एक मोमेंट के बाद जब वर्कर सेटिस्फाई हो गया, उसके बाद वेज ज्यादा हो भी गया मार्केट में, तो वर्कर्स लोग कम काम करेंगे, क्योंकि वर्कर लोग लेजर, शांति पसंद करते हैं, सिर्फ पैसा नहीं। तो इवन एट हायर प्राइस सप्लाई विल रिड्यूस, क्योंकि एक लेवल के बाद उनको रिक्रिएशन, एंटरटेनमेंट, आराम ज्यादा अच्छा लगेगा कंपेयर टू काम काम एंड पैसा पैसा पैसा। अच्छा, ये बात है। जी हाँ सर, ये बात है। अच्छा, ठीक है सर। अब आते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पर। तो मैंने एक्सेप्शंस में मेनली दो बातें कही, और भी दे सकता हूं। दो मैंने क्या एक्सेप्शंस दिए, एक और दे दूंगा चलो। पहला मैंने कहा रेयर कमोडिटीज, जिनका आप प्राइस कितना ही बढ़ा लीजिए सप्लाई नहीं बढ़ने वाला। दूसरा मैंने आप लोगों को क्या एक्सेप्शंस दिया? दूसरा मैंने आपको कहा बैकवर्ड बेंडिंग लेबर सप्लाई कर्व। तीसरा एक्सेप्शन है कमोडिटीज विच हैव अ शॉर्ट लाइफ, पेरिशेबल कमोडिटीज। आज साग सब्जी है, वो किसी भी दाम पे बेचेगा आपको एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि उसको पता है कल तक वो साग सब्जी सड़ जाएगा। तो जो दाम मिले ले लो। तो अगर प्राइस गिर भी रहा होगा तो शायद सप्लाई वो लोग बढ़ा दे। सर सही है। आप लोग भिकाराम जाइए, भिकाराम का नाम सुने होंगे आप लोग, इट इज अ स्वीट शॉप। स्वीट क्या, बहुत कुछ रखता है। आप लोग भिकाराम जाइए 8 बजे के बाद रात में, सारी मिठाइयों पे बाई वन गेट वन चलता है। क्यों? वो लोग तो कम प्राइस पे ज्यादा सप्लाई कर रहे हैं उल्टा, क्योंकि ये एक्सेप्शनल केस है। अगर वो लोग ये नहीं करेंगे, कुछ पैसा तो आ रहा है, कुछ पैसा तो आ रहा है, अगली बार तो कुछ पैसा ही नहीं आएगा, कुछ पैसा ही नहीं आएगा, बैठे रह जाइएगा। सर ये बात हमें समझ में आ गया। क्वेश्चन है व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई? क्वेश्चन एवरीबॉडी, डिफाइन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। क्वेश्चन एवरीबॉडी, डिफाइन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। क्या इलास्टिसिटी का डेफिनेशन देखिए, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड टू द चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जैसे डिमांड में था डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। सर मतलब यदि कमोडिटी का प्राइस 1% से बढ़ता है, तो उस 1% से प्राइस के बढ़ने की वजह से क्वांटिटी सप्लाइड कितने प्रतिशत से बढ़ रहा है? उदाहरण के तौर पर मैंने अगर प्राइस 1% से बढ़ाया, तो सप्लाई 5% से बढ़ गया, तो यानी कि 5 गुना, यानी 5 टाइम्स बढ़ गया। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। 5 टाइम्स, दैट इज इलास्टिसिटी का वैल्यू। 5 टाइम्स इज द इलास्टिसिटी का वैल्यू। सर ये बात हमें समझ में आया। इसका अगेन दो फॉर्मूला है, इलास्टिसिटी का साथ साथ लिख लीजिए। पहला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, या फिर चेंज इन क्वांटिटी बाय चेंज इन प्राइस इनटू ओरिजिनल प्राइस बाय ओरिजिनल क्वांटिटी। दोनों ही सप्लाई के फॉर्मूले हैं। आइए 5 तरीके के सप्लाई आपको बताता हूं। परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई,
आप प्राइस को कितना ही बदल लीजिए, सप्लाई बदलने वाला नहीं है। परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई में सप्लाई इलास्टिसिटी की वैल्यू क्या होती है? जीरो। परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई में, परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई में इलास्टिसिटी की वैल्यू क्या होती है? जीरो। रिलेटिवली लेस इलास्टिक सप्लाई में ना कर्व जो होता है वो ऐसा लगता है कि एक्स एक्सिस को काट के चल जाएगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि एक्स एक्सिस को काटेगा, ऐसा कौन सा कर्व लगता है? याद रखिएगा, इन इलास्टिक सप्लाई लिख लो। रिलेटिवली इन इलास्टिक सप्लाई अपीयर्स टू पास थ्रू एक्स एक्सिस। रिलेटिवली इन इलास्टिक सप्लाई अपीयर्स टू पास थ्रू एक्स एक्सिस। रिलेटिवली इन इलास्टिक सप्लाई अपीयर्स टू पास थ्रू एक्स एक्सिस। Relatively inelastic supply appears to pass through x-axis. Relatively inelastic supply appears to pass through x-axis. अच्छा, यहां पे इलास्टिसिटी 1 से कम होती है। रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई अपीयर्स टू पास थ्रू वाई एक्सिस, ये थोड़ा फ्लैट होता है। रिलेटिवली इलास्टिक कर्व थोड़ा फ्लैट होता है, इसलिए इट अपीयर्स टू पास थ्रू वाई एक्सिस। यूनिट इलास्टिक, अच्छा, रिलेटिवली इलास्टिक में इलास्टिसिटी 1 से ज्यादा होती है, यूनिट इलास्टिक में इलास्टिसिटी की वैल्यू 1 होती है, और परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई में इलास्टिसिटी की वैल्यू इंफिनिटी होती है। परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई में इलास्टिसिटी की वैल्यू इंफिनिटी होती है। हुआ क्या? और अब आप लोग यहां पर ध्यान दो, ये डिमांड और ये सप्लाई है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है इक्विलिब्रियम प्राइस कहां आता है? जहां पे डिमांड और सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट करते हैं। आइए अब मैं आपसे ना कुछ एमसीक्यूज खुद बना के पूछ रहा हूं सप्लाई से रिलेटेड। आइए बताइएगा, लिखिए क्वेश्चन। मैं एमसीक्यू में ऑप्शंस भी नहीं दूंगा, चलो एमसीक्यू का ऑप्शन भी नहीं दूंगा, खुद सॉल्व करो। कैलकुलेट इलास्टिसिटी, अच्छा, कैलकुलेट प्राइस ऑफ कमोडिटी आफ्टर चेंज ऑफ प्राइस फ्रॉम फॉलोइंग डेटा। P0 मतलब ओरिजिनल प्राइस प्रोडक्ट का 2 रुपया था, ठीक है। P1 मतलब प्रोडक्ट का जो नया प्राइस निकल कर आया वो आया 5 रुपया। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है आपका 2.5, और जो आप लोगों का, अच्छा, कैलकुलेट प्राइस ऑफ कमोडिटी आफ्टर चेंज, इसको ना P1 को अननोन कर लो, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 2.5 कर लो। क्वांटिटी ओरिजिनली जब प्राइस 2 रुपया हुआ करता था तब क्वांटिटी हुआ करता था 120, ठीक है ना। जब प्राइस बढ़ गया, यानी कि जब हाँ प्राइस बढ़ गया, तो नया क्वांटिटी जो आप लोगों का आ गया वो आ गया 240। मुझको न्यू प्राइस बताना है, लिखा है ना कैलकुलेट प्राइस आफ्टर चेंज, इसका मतलब है न्यू प्राइस बताइए, इसका मतलब न्यू प्राइस बताइए। चलिए बताइएगा नया प्राइस क्या होगा। अभी इधर ध्यान दीजिए, अभी यहाँ ध्यान दीजिए। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये होता है। या इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होता है चेंज इन क्वांटिटी बाय चेंज इन प्राइस इनटू ओरिजिनल प्राइस बाय ओरिजिनल क्वांटिटी। अभी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की वैल्यू कितनी है? 2.5। चेंज इन क्वांटिटी कितना है? 120 से 240, यानी 120। चेंज इन प्राइस क्या है? चेंज इन प्राइस अभी मुझको नहीं मालूम, पर मुझको मालूम है
अच्छा, ओरिजिनल प्राइस बाय ओरिजिनल क्वांटिटी। ओरिजिनल प्राइस कितना है, 2 रुपए, और ओरिजिनल क्वांटिटी कितना है? ओरिजिनल क्वांटिटी अगर मैं बात करूं तो 120 यूनिट्स है, हमेशा ओरिजिनल। तो यानी कि, अच्छा, ओरिजिनल 120 है ना, हाँ ठीक है। ये गया, ये गया, तो चेंज इन प्राइस यहां पर आ गया, तो ये हो गया 2/2.5, यानी कि ये हो गया, बोलो कितना, 20/25, यानी कि ये हो गया, बोलो 4/5, यानी ये हो गया 80 पैसे। अच्छा, अभी ऐसा है कि ओरिजिनल प्राइस 2 रुपया था, क्वांटिटी बढ़ा, प्राइस भी तो बढ़ा, तो पहले प्राइस 2 रुपया था, अब प्राइस 2 रुपया से बढ़कर 2 रुपया 80 पैसा हो गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द इलास्टिसिटी टाइप ऑफ रेयर कमोडिटीज लाइक मोनालिसा। ऑप्शंस दूंगा, डोंट वरी। लाइक मोनालिसा पेंटिंग। नंबर 1, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई, यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई, रिलेटिवली इन इलास्टिक सप्लाई। ऐसा है कि प्राइस कितना ही आप बढ़ा लो, मोनालिसा का पेंटिंग एक भी यूनिट से आप बढ़ा पाइएगा क्या? नहीं। तो वो हो गया परफेक्टली इन इलास्टिक। परफेक्टली इन इलास्टिक मतलब जब सप्लाई बिल्कुल नहीं बदल सकता, परफेक्टली इलास्टिक मतलब जब प्राइस बिल्कुल नहीं बदल सकता। रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई का मतलब होता है जहां सप्लाई प्राइस से ज्यादा तेजी से बदलता है। रिलेटिवली इन इलास्टिक में होता है जहां प्राइस ज्यादा सप्लाई से तेज होता है। और यूनिटरी इलास्टिक में परसेंटेज चेंज इन प्राइस और परसेंटेज चेंज इन सप्लाई इक्वल होता है। दोस्तों, इससे चैप्टर 2 खत्म होता है। नेक्स्ट कल वाली क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करेंगे। दैट्स इट, गुड बाय एवरीवन।